देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग मैम। एक मिनट रुको, किसी का लिंक ओपन है। ये हम लोग का लगभग कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, इसमें देखो मैं 10, 11, 12, 15 ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो ये करवा देते। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और उसके बाद हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करें। इसमें बोला है कि एसबी लिमिटेड हैज फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे दिया है, प्रोडक्शन इन यूनिट दे दिया है, ये बजटेड है, ये हम लोग का क्या है एक्चुअल है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम और टोटल ओवरहेड वेरिएंस। तो तीन छोटा छोटा वेरिएंस निकालने बोला है। देखो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करने क्या बोला है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें कौन से वेरिएबल्स को निकालना है, वेरिएबल कौन सा निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड की फिक्स्ड। फिक्स्ड का डेटा है, देखो फिक्स्ड ओवरहेड है तो फिक्स्ड ही निकालेंगे ना, वेरिएबल का डेटा ही तो नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड होगा तब ना वेरिएबल निकालेंगे। वैसे भी वॉल्यूम तो किस में होता है, वेरिएबल में ही होता है, सॉरी फिक्स्ड में होता है। तो सबसे पहले लिखो जो बोला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो यहाँ पर .1 इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, इलास्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना सोचा था कितना हुआ, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये दोनों का डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये तो याद रखना पड़ेगा। ये देखो बजटेड कितना है 30 और एक्चुअली हुआ है 31। ठीक है, तो 30,000 माइनस 31,000, तो जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ, कितना 1,000। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1,000 एडवर्स। ठीक है, एडवर्स हो गया। अच्छा तो एक बार चेक कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 10 कर देंगे। 10 का हाँ 1,000 एडवर्स, 10 वाला 9 वाला तो हो गया था। ठीक है, 10 वाला का। अच्छा अब देखो नेक्स्ट इस पे क्या पूछा था, नेक्स्ट इस पे पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस। तो लिखो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला पहले याद करके लिखो, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी। तो बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस, तो ये तो आउटपुट का डिफरेंस होगा, कितना कम ज्यादा हुआ। इसको तो रुपीस में चेंज करना पड़ेगा, तो रुपीस क्या लगाएंगे, रुपीस हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड रेट या फिर रिकवरी रेट एक ही बात है, ऐसा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। रिकवरी रेट क्या हो जाएगा पर यूनिट। ठीक है, तो बजटेड आउटपुट, तो बजटेड आउटपुट देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कितना है, बजटेड आउटपुट 20,000 और हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है 22,000 एक्चुअली। तो लिखो 20,000 माइनस 22,000। ठीक है, अब रिकवरी रेट पर यूनिट पहले तो नहीं निकाला था, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं या फिर इसके नीचे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसके नीचे नीचे लिख के भी हो जाएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बजटेड आउटपुट। इसी से तो निकलता है रिकवरी रेट। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 30,000, ये देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और बजटेड आउटपुट कितना है 20,000, डिवाइड करो तो पर यूनिट का रिकवरी रेट मिल जाएगा, कितना होगा 1.5 होगा। ठीक है, 3/2 करने से 1.5 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अब देखो कितना हो जाएगा
2000 इंटू 1.5 देखो कितना होता है, 3000 होगा शायद, सॉरी, हाँ 3000 होगा, 3000, हाँ 3000। अब 3000 फेवरेबल होगा कि एडवर्स? फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 20,000 यूनिट बनाएंगे लेकिन बनाया है 22,000, तो इसका मतलब हम लोग का 2000 का बेनिफिट हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन किया है, तो ये फेवरेबल हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोला है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। टोटल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का जो कॉस्ट वेरिएंस होता है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को ही हम लोग टोटल ओवरहेड वेरिएंस बोलते हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या हो जाता है? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। अब रिकवर्ड कैसे निकालते हैं? यूनिट बेसिस पे निकाल सकते हैं, यूनिट का रेट निकाल रखा है तो यूनिट पे निकाल लेंगे। एक्चुअली 22,000 यूनिट बनाए, इनटू पहले रेट क्या मान के चल रहे थे 1.5, तो उतना ही खर्चा रिकवर किया होगा, लेकिन एक्चुअली में खर्चा कितना हो गया? 31,000। ये सब डेटा यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं हम लोग। 22,000 इंटू 1.5, 33 माइनस 31, तो 33 का रिकवरी कर रखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली खर्चा लगा है 31,000, मतलब 2,000 का हम लोग का क्या हो जाएगा? फेवर है, ठीक है। 2000 का हम लोग का फेवरेबल हो गया। अब कॉस्ट का दो पार्ट होता है मेनली, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर वॉल्यूम को एडजस्ट करो, 3000 फेवरेबल, 1000 एडवर्स, 2000 फेवरेबल ही आएगा, ठीक है। छोटा सा था ये वाला क्वेश्चन, सभी जो बचा हुआ है छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, तो 10th वाला हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे 11th नंबर। 11th नंबर में क्या बोला है? The following data of PG Limited is given, ठीक है। प्रोडक्शन बजटेड एक्चुअल मैन आवर्स टू प्रोड्यूस, ये मैन आवर्स दिया है, मतलब काम वर्कर करता है, मशीन नहीं करता है। जैसे मशीन आवर्स होता है मैन इंटू आवर्स, मैन आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड मतलब जो भी हमें वेरिएंसेस पूछेगा वो वेरिएबल पे पूछेगा। ये देखो रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का तीन ही होता है, ठीक है। एक होता है कॉस्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस जिसको रेट के साथ कंपेयर करते हैं, और एक हो जाता है हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड। एक क्या था, भूल गए हम। एक था हम लोग का ये रहा एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, जो कि टाइम बेसिस पे हो, ठीक है। तो ये तीन चीज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करने बोला? रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आएगा लिखो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। अब लिखो यहाँ पर फिक्स्ड, नहीं वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। पहला वाला आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें क्या होता है? रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। गुड आफ्टरनून सर। अब देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये देखो कितना दिया हुआ है 9150, ये एक्चुअल वाला कॉलम है ना, 9150, ठीक है। अच्छा, और ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला, इधर वाला। इधर वाला कैसे निकालेंगे? रिकवर्ड कैसे निकालते? रिकवर्ड हो जाएगा एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर, ये निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर। अगर आवर है तो एक बार देखते क्वेश्चन में आवर है कि आउटपुट है, आवर्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ये सीखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, ये सीखा था, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा? तो देखो यहाँ पर कितना टाइम लगता है कितना यूनिट बनाने का, तो यहाँ पर टेबल में अगर देखेंगे, देखो यहाँ पर, ये देखो कितना टाइम लगता है 400 यूनिट बनाने में, 8,000 आवर्स। तो 360 बनाने में कितना लगेगा? तो 400 यूनिट बनाने में 8,000 आवर्स, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा डिवाइडेड बाय 400 यूनिट। 8,000 ঘন্টায় যদি 400 ইউনিট হয় তাহলে একটা বানাতে কত? 8,000/400 ইনটু 360, जो एक्चुअली में बोला 360 यूनिट, ठीक है। तो इतना बनाने में
जो हम लोगों ने एस्टिमेट कर रखा था उसके हिसाब से हमें कितना समय लगेगा, ये हो गया 7200 आवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो 7200 इंटू रिकवरी रेट पर आवर लगाना है। तो रिकवरी रेट जब भी निकालते हैं वो बजटेड बेसिस पे होता है, एस्टिमेटेड बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। तो बजटेड आवर्स तो 8000 है, ये देखो यहाँ से देख के लिख रहे हैं या फिर क्वेश्चन से देख के भी हम लोग लिख सकते हैं। अरे ये देखो, ठीक है 8000, और वेरिएबल कितना है 10000, ठीक है, ये 10000 लिखेंगे। हाँ, यहाँ 10000 हो जाएगा। ये रुपीज है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, और ये हम लोग का आवर्स, ठीक है। तो 10000 डिवाइडेड बाय 8000, ये कितना हो गया 1.25, तो इंटू 1.25। अच्छा यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रखा था मैंने, तो कितना आ जाएगा 7200, 9000, ठीक है। तो रिकवर्ड आ गया 9000, 9000 माइनस 150, देखो कितना आता है। गुड आफ्टरनून साथी। गुड आफ्टरनून मैम। 150, ठीक है, ये हम लोग का आ गया 150। अब क्या है फेवरेबल के एडवर्स, 9000 खर्चा रिकवर कर रखे, बट एक्चुअली तो वो 9150 बेकार हो गया, मतलब 150 अब प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है नॉर्मली, तो 150 एडवर्स हो गया। अब इसके बाद कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, एक्सपेंडिचर, तीन ही तो होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस को हम लोग लेबर का रेट के हिसाब से सोच सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड इंटू एक्चुअल आवर, ठीक है, इंटू एक्चुअल आवर ये होता था। तो स्टैंडर्ड रेट मतलब रिकवरी रेट पर आवर, तो रिकवरी रेट हम लोगों ने यहाँ पर आवर निकाल रखा है 1.25, ठीक है। एक्चुअल रेट पर आवर कितना है वो क्वेश्चन देख के ढूंढना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली 7000 आवर्स काम करने से 9150 का खर्चा होता है, तो 1 आवर के लिए कितना होगा कम, 9150 डिवाइडेड बाई 7000, ठीक है। 9150 का खर्चा होता है 7000 आवर्स काम होने पे, तो 1 आवर काम होने पे जो होगा वही तो एक्चुअल रेट हुआ, इनटू एक्चुअल आवर कितना है 7000, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको डिवाइड करने से हमें पॉइंट में मिलेगा, बेटर है कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके साथ इसको करेंगे, एक ही बात है मैथमेटिकली। तो 1.25 इंटू 7000 कर लो, देखो कितना आया 8750, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 कैंसिल आउट होके 9150 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें जल्दी बना कैलकुलेशन, डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें जल्दी होगा। अगर ऐसे करोगे 9150 डिवाइडेड बाई 7000, तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट को माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया 9150, तो ये हो गया 400, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, हाँ 400 क्या हो जाएगा एडवर्स, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था खर्चा होगा 8750 बट हुआ 9150 बन गया। और लास्ट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस किस बात का होता है, कितने जल्दी काम हुआ, मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, लिखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। गुड आफ्टरनून अनिशा। गुड। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू आवर्स का डिफरेंस इनटू हो जाएगा रिकवरी रेट पर आवर, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले ही हम लोगों ने निकाला था 7200, वो लिख दो। एक्चुअल आवर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स कितना था 7000, अभी यूज किया ना, ये देखो इधर एक्चुअल आवर 7000, यहाँ से देख के लिख सकते। रिकवरी रेट पर आवर 1.25 निकाला, तो 200 इंटू 1.25, 200 इंटू 1.25, तो ये हो गया 250। अब ये अच्छा है कि बुरा कैसे पता करेंगे, हम लोगों ने सोचा था 7200 टाइम लगेगा, बट 7000 आवर्स में ही काम हो गया, तो फिर फेवरेबल, ठीक है। 250 हम लोग का क्या हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग का
अच्छा अब और कौन सा हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था? 12। ठीक है 12 12 12 नंबर वाला ये है देखो। इसमें बोला क्या है, एक बार फाइंड आउट करते। बोला है कि तीन ही वेरिएंस निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड का, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस, बस तीन निकाल के देना। ठीक है चलो तीन निकालेंगे, जो डेटा है उसके हिसाब से करना। अच्छा, तो ये लास्ट था मेरा पेज। ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सबसे पहले निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है फॉर्मूला फिर से लिख के याद करना है। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है अच्छा अब रिकवर्ड तो निकालना पड़ेगा, एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या दिया हुआ है। ये देखो 1,56,000 दिया हुआ रहेगा, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है 1,56,000 ये नहीं दिया हुआ होता, ये निकालते हैं। रिकवर्ड वाला कैसे निकालेंगे? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर एक्चुअल आउटपुट के साथ करोगे वो तो वेरिएबल का था। देखो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें यूनिट अप्रोच और जो है हम लोग का आवर्स अप्रोच दोनों लगता है। देखते हैं हमारे पास आवर्स यूनिट दोनों अवेलेबल है कि नहीं। दोनों ही है, लेकिन इसमें ना दोनों ही निकाल लेंगे, कब कौन सा जरूरत लगे। ठीक है वैसे तो तीन ही बोला है, तो सबसे पहले निकालेंगे रिकवरी रेट पर यूनिट और उसके बाद निकालेंगे रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है दोनों में से ही सेम आंसर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर भी होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बस इसको यूनिट बेसिस पे करना है तो यहाँ बजटेड यूनिट, इसको आवर बेसिस पे करना है तो यहाँ पर बजटेड आवर्स। अब डेटा ढूंढेंगे यहाँ पर क्या दिया, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड देखो कितना है 1,50,000। देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये है हम लोग का 1,50,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो लिखते हैं यहाँ ऊपर दोनों जगह पे 150 150। ठीक है अच्छा अब ये यूनिट ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में, बस ढूंढना पड़ेगा। देखो बजटेड यूनिट ये देखो यहाँ पर ये रहा। अच्छा यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया, बोल रहा है कि 1 मैन आवर के लिए 1 यूनिट, टोटल कितना मैन आवर काम हुआ है 6,000, तो कितना यूनिट बनेगा 6,000 यूनिट। ठीक है एक मैन आवर में अगर 1 यूनिट बनता है तो 6,000 मैन आवर में 6,000 यूनिट, तो 6,000 इंटू 1। ठीक है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6,000 कितना होगा, निकाल लेते हैं 25। ठीक है अगर यूनिट बेसिस पे करते हैं ₹25 पर यूनिट। अच्छा अब आवर ढूंढते हैं, बजटेड आवर कितना आवर काम हुआ है 6,000। ठीक है 6,000 बजटेड आवर काम हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 6,000, तो 6,000 से फिर से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, दोनों में ही हम लोग का सेम आएगा। ये हो गया पर आवर। ठीक है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे रिकवर्ड, अगर आउटपुट बेसिस पे निकालेंगे तो एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट ऐसे निकाल लेंगे, तो इससे जल्दी होता है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 6,300 मैन आवर्स। यहाँ भी निकालना पड़ेगा, देखो बोला है कि 1 यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है 0.9, तो 6,300 यूनिट बनने में कितना, 6,300 आवर्स में कितना यूनिट बनेगा 6,300 इंटू 0.9, 6,300 इंटू 0.9 इतना आउटपुट बना है एक्चुअली में, जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा स्प्लिट करके दिया हुआ है, हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ा। तो 25 इंटू 0.9 इंटू 6,300, तो ये आ जाएगा 1,41,750। अच्छा এটা তো মিললো না, कुछ गलत हो गया, কিছু একটা ভুলে গেছে, মিললো না তো আনসারের সাথে 1,41,000 না, বলছে 153,90 হবে। আচ্ছা ঠিক আছে দেখি,
यहाँ पर बजटेड मैन आवर्स पर डे 6,000, आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट 600, 600 ना 6,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000. Actual man hours per day, actual man hours per day 6,300 into 0.9, 6,300 into 0.9, 0.9 क्या बोला है? एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट पर 1 मैन आवर, ये पर डे बोला है तो मुझे लगता है 27 डेज भी तो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टोटल प्रोडक्शन है. 25 डेज, हाँ तब होगा, क्योंकि ये खर्चा जो है ये तो पूरे 25 और 27 डेज का है, तो ये ठीक है, यहाँ लगाना पड़ेगा 25. देखते कौन सा बजटेड डेज है 25 और एक्चुअल डेज है 27. देखते कितना आता है, एक बार चेक कर लेते पहले. 1 लाख, एक मिनट, हम पहले चेक कर लेते फिर लिखना है, नहीं तो फिर काटना पड़ेगा. 1,50,000 रुपीज करके होगा ये वाला. देखते हैं 1 रुपीज, रुपीज 1 पर यूनिट. ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 रुपीज. तो 1 होने से कितना होगा? 6,300 इंटू 0.9, ये तो काफी कम हो गया. 5 तो अच्छा, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा. 6,300 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी डेज मल्टीप्लाई होगा. 27, ठीक है. अच्छा, इंटू 27 देखते हैं कितना होता है. 1,53,000, हाँ ठीक हुआ है. 1,53,090, ठीक हुआ है. हम बता देते हैं क्या गलत हुआ था एक बार फिर से. 1,53,090 माइनस 156, तो ये हो गया 2,910. और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जितना खर्चा सोचा था उससे ज्यादा हुआ, मतलब एडवर्स. बताते गलत क्या हुआ था, सभी ठीक था. ये खर्चा पूरे 25 डेज का है, तो मुझे नीचे यूनिट भी 25 डेज का लेना पड़ेगा. ये मल्टीप्लाई करने से एक दिन का निकलता है, क्योंकि देखो ये बोला है एक दिन का. ठीक है, 1 मैन आवर इन 1 यूनिट, एक यूनिट बनने में इतना मैन आवर लगता है. ठीक है, तो फिर 6,000 मैन आवर्स में कितना यूनिट बनेगा? 6,000 यूनिट. ये पर डे है, लेकिन मेरा काम तो 25 डेज हुआ है, उसके अगेंस्ट का खर्चा 1,50,000 है. मतलब 25 डेज के लिए 1,50,000 का खर्चा है. तो अगर मुझे खर्चा 25 डेज का लिखना है तो नीचे जो आउटपुट है वो भी तो 25 का लिखा. मैंने एक दिन का नीचे लिखा, ऊपर 25 डेज का डेटा लिया, इस वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है, और यहाँ भी सेम, यहाँ भी मैंने एक दिन का जो है आवर्स लिखा है, तो 27 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली 27 डेज काम हुआ है, तो उसके हिसाब से ना ये वैल्यू भी हम लोग का चेंज होगा. पहले जो मैंने निकाला, तो पहले तो वैल्यू अलग हिसाब से निकला हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 162. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,62,000, तो ये कुछ इतना आ रहा है, 0.92 ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो जितना आ रहा है उतना ही लिखते हैं, 0.92. अब ये चाहिए होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. अब हमें बोला है वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तीन ही बोला था. तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या हो जाएगा? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट. ठीक है, तो बजटेड आउटपुट कितना है? बजटेड आउटपुट है हम लोग का 6,000 इंटू 1 इंटू 25, और एक्चुअल आउटपुट कितना है यहाँ पर देखेंगे. एक्चुअल आउटपुट है 0.9 इंटू 6,300 इंटू 7, 0.9 इंटू 6,300 इंटू 27. ठीक है, ये हो जाएगा. देखो आउटपुट कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि एक यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है. बोल रहा है एक यूनिट बनने में, अच्छा 6,000 आवर्स में कितना यूनिट बनेगा, तो 6,000 यूनिट इंटू 25 डेज, और यहाँ पर भी 6,300 में कितना यूनिट बनेगा. बोल रहा है एक आवर्स में अगर 0.9, तो 6,003 आवर्स में कितना, 6,300 इंटू 0.9, और ये एक दिन का है तो 27 डेज का कितना मल्टीप्लाई. ठीक है, ये हो गया. और रिकवरी रेट पर यूनिट है 1 रुपीज करके, देखते कितना आता है. तो 6 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 150, और ये 3 जीरो. 6,300 इंटू 27 इंटू 0.9, 1,53,009 ये आ जाए इंटू 1. तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन हो. ठीक है,
3090 फेवरेबल, 3090 फेवरेबल, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड और एक ही वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम निकाल लिया। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो आसान है, बजटेड खर्चा और एक्चुअल जो खर्चा है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल तो ये रहा 1,56,000, बजटेड देखते हैं कितना है, ये तो 1,50,000, ऊपर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6,000, 6,000 एडवर्स, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्चा हुआ है, मतलब एस्टिमेटेड से ज्यादा खर्चा हुआ है, तो 6,000 एडवर्स। तो ये 6,000 एडवर्स और ये 3090 फेवरेबल मिला के होना चाहिए 2910, जो कि होगा, चेक करके देखो। ये देखो यहाँ पर 6,000 माइनस करके देखो, आ जाएगा 2910, ठीक है। ये हो गया 12th नंबर वाला। अब और कौन सा बाकी था, 15, ये लास्ट, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग करें। 15th नंबर, क्वेश्चन नंबर, इस बीच का जो है मेटेरियल लेबर का था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब मेटेरियल लेबर किया तब किया था, बट यहाँ ना मेटेरियल लेबर मिक्स्ड अप आएगा, ठीक है, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर बोला है 15th नंबर में कि पारस सिंथेटिक यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मार्क्स। तो ये लोग स्टार 95 मार्क्स बोल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मास्क है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल 0.50 मीटर 60 पर मीटर, जो मटेरियल लगता है वो मास्क बनाने में 0.50 मीटर, जो मतलब मार्केट में खरीदने में मिलता है 60 पर मीटर करके, और मटेरियल लगता है 0.50 एक मास्क बनाने में। डायरेक्ट लेबर है 1 आवर 20 पर आवर करके, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 10 पर आवर करके, टोटल ये करने से 60 आएगा, 30 20 10 ये बता रखा है। ड्यूरिंग द मंथ 10,000 यूनिट ऑफ स्टार 95 मास्क वेयर मैन्युफैक्चर, डिटेल्स आर एज फॉलोस। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है, कंज्यूम्ड का मतलब यूज 5,700 मीटर, 58 पर मीटर। डायरेक्ट लेबर यहाँ दो, यहाँ में क्वेश्चन मार्क दिया है, ये फाइंड आउट करना है। वेरिएबल ओवरहेड बता दिया है, और नीचे बताए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बता दिया है। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एंड ऑल द रेलिवेंट वेरिएंसेस। मिसिंग डेटा मतलब ये दो क्वेश्चन मार्क निकालना है, ऑल द रेलिवेंट वेरिएंसेस मतलब मटेरियल का वेरिएंस निकालना है, लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का, तीन चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर मटेरियल नहीं देखना हुआ है तो भी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आइडिया तो हो गया है कैसे होगा, तो भी हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखो लिखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो मटेरियल में क्या क्या कॉलम होता है, वो कॉलम पहले हमें लिखना पड़ेगा। मटेरियल का कॉलम लिखो तब तक। मटेरियल में होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे करके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। सेम तरीके से एक्चुअल वाला भी लिखो, सेम तरीके से एक्चुअल वाला भी लिखो। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये मटेरियल का लिखवा रहे हैं, एक बार मटेरियल का ये डेटा नोट डाउन करो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 0.50 मीटर चाहिए 60 पर मीटर करके, ठीक है। तो 60 पर मीटर करके इसका कॉस्ट है, तो 0.50 मीटर चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, कि एक्चुअल तभी तो कंपेरेबल होगा।
स्टैंडर्ड रेट तो पता है कितना है, 60 पर मीटर, ये लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट तो हमें पता है 60 पर मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड रेट 60 पर मीटर। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, देखो एक्चुअली कितना सारा मास्क बना है, 10,000, ठीक है। तो एक मास्क बनाने में अगर 0.50 मीटर जो है रॉ मटेरियल यूज होगा, तो फिर 10,000 बनाने में कितना होगा वो निकालने से ही तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 10,000 इंटू 10,000 इंटू 0.5 होता है इससे 5,000, ठीक है। अब 5,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 लाख, 3 लाख आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बाकी एक्चुअल वाला लिखो। ये देखो एक्चुअल वाला कितना है। एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 5,700, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,700 और एक्चुअल रेट भी गिवन है 58 करके, मल्टीप्लाई करो 58 इंटू 3,30,600। अच्छा 3,30,600 ये बन गया। अब मेटेरियल का क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल, कि कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, माइनस करके देखो कितना होगा। 30,600 एडवर्स होगा क्योंकि जितना खर्चा सोचा था उससे ज्यादा हम लोगों का खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। जितना खर्चा सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो एडवर्स, लॉस हुआ तो एडवर्स लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। प्राइस वेरिएंस मतलब कितना रेट सोचा था कितना रेट में मिला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट 60, एक्चुअल रेट 58, एक्चुअल क्वांटिटी 5,700, मतलब 2 रुपीज बच गया, फेवरेबल होगा 2 इंटू 5,700, 11,400 फेवरेबल, सही बात, ठीक है। इसके बाद मेटेरियल क्वांटिटी या फिर यूसेज वेरिएंस, तो सोचा था कितने में काम हो जाएगा, 5,000 मीटर में काम हो जाएगा, लेकिन लगा 5,700 मीटर। अच्छा, मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखा, फॉर्मूला है, हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 5,000 माइनस 5,700 इंटू कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 700 इंटू 60, 4,000 टू 42,000 हो रहा है शायद, 700 इंटू 60, 42,000 एडवर्स, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मेटेरियल लग गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं। देखो, क्योंकि लेबर का सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फिर भी लेबर का क्या क्या डेटा है वो लिखते हैं। लेबर में भी होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, ठीक है, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। अब हमें जो डेटा मिलेगा वो लिखेंगे, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सब डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर मेटेरियल का दिया, सॉरी, लेबर का दिया 1 आवर 20 पर आवर करके, तो स्टैंडर्ड रेट 20 पर आवर, ये इतना पता है। फिर बोल रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है। डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल, ये देखो एक्चुअल डेटा है 2,24,400, मतलब एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 2,24,400। बाकी फिलअप करने लायक कुछ तो नहीं दिख रहा है। आवर देख सकते हैं, बोला है कि 1 घंटा लेबर काम करता है, तो यहाँ पर 10,000 यूनिट बन रहा है, तो कितना घंटा लेबर को काम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 1 यूनिट के लिए 1 घंटा, तो 10,000 यूनिट के लिए 10,000 घंटा, ठीक है। 10,000 इंटू 1 ये निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10,000 आवर्स लगेगा। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। ये पता चल गया, लेकिन कंपेयर करने के लिए बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बन गया।
अच्छा, ये 2 लाख हो जाएगा और ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज का हेल्प लेना पड़ेगा? यहाँ हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, उसका हेल्प लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है, इसके थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 एडवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 एडवर्स। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर इनटू, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है रिकवरी रेट पर आवर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा 2000 एडवर्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या डेटा हमें मिलेगा यहाँ से। अच्छा, रिकवरी रेट पर आवर मिलेगा कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, पहले ये तो डेटा मिल गया। अच्छा, यहाँ एक चीज बोला है, वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल ओवरहेड जो है डायरेक्ट लेबर आवर पे बेस करेगा, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर आवर जितना होगा वेरिएबल ओवरहेड भी उतना ही होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड बोला है, ये एक्चुअल है 1,12,200 और वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर के लिए 10 पर आवर करके है। तो ये तो हमें बता दिया रिकवरी रेट कितना है पर आवर, 10 पर आवर करके। ठीक है, ये हमें पता है ये कितना है 10। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मली हम लोग निकालते हैं 1 आवर का, हमें टोटल में दिया हुआ रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड कितना है, रिकवरी रेट हमें दिया हुआ है। नॉर्मली हमें टोटल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ रहता है, डिवाइडेड बाई आवर करके हम लोग ये 10 निकालते थे। अब तक जितना बार क्वेश्चन किया हम लोग कैसे निकालते थे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इक्वल करने से रिकवरी रेट पर आवर होता था। लेकिन अभी हम रिकवरी रेट पर आवर मतलब 1 घंटे के लिए वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा वो हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो इसीलिए हमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये गिवन था इक्वल 2000 एडवर्स। अब यहाँ पर एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि लेबर के केस में देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने कितना निकाला 10,000 आवर्स। यही वाला यहाँ पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, नॉर्मली नहीं लिखना चाहिए, ये तो लेबर वाला है, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है कि लेबर आवर्स वेरिएबल ओवरहेड पे ही बेस्ड है, तो ये भी हम लोग 10,000 आवर्स मानेंगे। और एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल आवर्स लिख रहे हैं, वो हमें नहीं पता कितना है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिकली, तो ये देखो 10,000 इंटू 10। ठीक है, या फिर इस 10 को इससे डिवाइड भी कर सकते हो, तो 10,000 माइनस एक्चुअल आवर इक्वल टू 2,000 एडवर्स डिवाइडेड बाई 10। इसको इधर ले ली, अब 10,000 माइनस एक्चुअल आवर कितना हो जाएगा 200 एडवर्स, तो माइनस एक्चुअल आवर इक्वल टू 200 एडवर्स मतलब नेगेटिव है माइनस 10,000, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर हो जाएगा 12,000। नहीं, ये 200 है, मैंने 2000 लिख दिया, ये 200 से 200, तो ये हो जाएगा 10,200। ये दोनों ऐड होगा, एडवर्स मतलब माइनस, ये माइनस है, मैंने माइनस 200 माइनस 10,000, तो माइनस 10,200। एक्चुअल आवर हो गया 10,200। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल आवर निकल गया, अब देखते हैं क्या क्या निकलेगा एक्चुअल आवर। अब यही तो मुझे चाहिए था, अब लेबर और वेरिएबल का एक्चुअल आवर बराबर है, तो यहाँ पर भी एक्चुअल आवर कितना हो जाएगा 10,200। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बोला है वेरिएबल ओवरहेड और जो लेबर ओवरहेड का आवर्स है वो सेम है, इसीलिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब रेट कैसे निकालेंगे, 2,24,400 डिवाइडेड बाई 10,200 करने से ही रेट आएगा। 22। ठीक है, अब लेबर का सब वेरिएंसेस निकाल सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 2 लाख, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 2,24,400, दोनों का डिफरेंस निकालें 24,400, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा एडवर्स, ज्यादा खर्चा हो। फिर लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड रेट 20, एक्चुअल रेट 22 और एक्चुअल आवर्स हम लोग का 10,200, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10,200,
तो 2 इंटू 10,200, तो ये हो गया 20,000, 20,400। अच्छा, एडवर्स ही होगा, ठीक है, एडवर्स ही होगा। और एक निकलेगा लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। यहाँ लिखने से दिखेगा, पीछे लिख देते, यहाँ लिख देते, चलो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, पीछे दूसरा क्वेश्चन हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 10,000, टाइम लगने का बात था लेकिन लगा कितना, 10,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है 20, मतलब 200 आवर्स ज्यादा लगा, तो 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4,000। देखो लेबर रेट जो है वेरिएबल जैसा ही है, कॉस्ट का क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। रेट वेरिएंस मतलब क्या, हम लोगों ने सोचा था 20 करके देने से हो जाएगा, लेकिन लेबर ने लिया कितना, 22, तो 20 माइनस 22, ठीक है। अब ये तो हो गया पर आवर पे 2 रुपए का ज्यादा खर्चा, ऐसा कितने आवर के लिए हम लोगों ने पे किया, कितना घंटा काम हुआ, 10,200, तो इंटू 10,200 तो 20,400 एडवर्स हो गया, क्योंकि 2 रुपए करके ज्यादा लगा। अब एफिशिएंसी, जो काम 10,000 घंटे में होगा ऐसा हम लोगों ने सोचा था, वो काम 10,200 आवर्स में लगा, मतलब 200 आवर्स ज्यादा लगा, तो 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4,000 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेबर का निकल गया, मेटेरियल का मैंने पहले ही निकलवा दिया। अब इसके बाद वेरिएबल वाला निकालना पड़ेगा। वेरिएबल का एक तो हमें निकाल के दे ही दिया था क्वेश्चन, एफिशिएंसी, दो निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे एक, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, बजटेड, नहीं रिकवर्ड, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है। तो रिकवर्ड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड का डिफरेंस, तो रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसा होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वो हमें पता है, देखो कितना है 10,000 पहले से निकला हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनटू रिकवरी रेट पर आवर, वो भी हमें पता है, देखो जस्ट देख के लिख देंगे 10, ठीक है। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये कितना है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यहाँ देखते हैं 1,12,200, अब दिया हुआ है तो इससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। 1 लाख माइनस 1,12,200 मतलब 12,200 क्या हो गया, एडवर्स, ठीक है। रिकवर्ड का क्या होता है, रिकवर्ड का मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये दिया हुआ है तो मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो अपने समझने के लिए। और लास्ट जो निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर में होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, नहीं यहाँ पर तो रेट के तरह होगा एक्सपेंडिचर, वो तो फिक्स्ड वाले में होता है, यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड आवर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है 10 करके, ठीक है, और एक्चुअल रेट कितना था, एक्चुअल रेट ये देखो 1,12,200, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10,000 करने से पता चलेगा, ये देखो 1,12,200, ये तो आवर बेसिस पे ना, डिवाइडेड बाय 10,000, ये देखो 1,12,200 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू स्टैंडर्ड, अच्छा ये एक्चुअल आवर होगा, तो मैंने ये गलत लिख दिया, एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर कितना है 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 10, 1 लाख और 1,12,200, तो ये भी कितना आ रहा है हम लोग का, सेम आ रहा है, ठीक है, 10,200। एडवर्स हुआ कि फेवरेबल, तो 10 रुपए का सोचा था, हुआ कितना, मतलब 1 लाख की जगह 1,12,000 एक्सपेंडिचर हुआ, तो एडवर्स ही होगा, ठीक है, तो एडवर्स होगा। मैम वो 12 हाँ हाँ बोलो। मैम वो 12,200 होगा, तो वो एक 1,12,200 है। अच्छा ये 12,200 हो रहा है, हाँ हाँ ये 12,200 हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, 12,200 हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 12,200, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड एट एक्चुअल आवर्स 10,200। अच्छा ये एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, मैंने गलत लिखा है क्या, एक्सपेंडिचर, ये एफिशिएंसी तो नहीं है, एफिशिएंसी तो दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है शायद, देखते हैं एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर का क्या था, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड है,
वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, नहीं ठीक लिखा है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट है 10, ठीक है, और एक्चुअल रेट हो जाएगा 1,12,200 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10,000, ठीक हुआ है, ठीक ही लिखा है मैंने, तो कैलकुलेशन ठीक है। 1 लाख minus 1,12,200, 12,200 adverse, एक्चुअल आवर कितना है, 10,000 है कि 10,200 है? एक्चुअल आवर्स तो 10, ओ एक्चुअल आवर्स कितना है, ये वाला है ना, ये 10,000 लिखते हैं इसलिए गलत है। एक्चुअल आवर्स 10,200, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक्चुअल आवर्स है 10,200, ये वाला भी 10,200 होगा, ये वाला भी, तब जाके सही बनेगा। ये नीचे का भी 10,200 होगा ना, ये भी तो एक्चुअल आवर्स से डिवाइड होगा, एक्चुअल रेट, तो ये 10,200 था, मैंने गलती से 10,000 लिखा, देखो लेबर में भी 10,200 ही लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर मैंने बाई चांस 10,000 लिख दिया, ये देखो 10,200 यहाँ भी होगा, ओवरहेड में भी होगा, वो गलती से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 10,200 इंटू 10, इसको ठीक कर लो, 10,200 इंटू 10 कितना होगा, इसको ठीक करो, 10,200, तो 10,000 यहाँ लिख देते, देखो 10,000 इंटू 10,200, 10 इंटू 10,200, 0 0 0, ठीक है, माइनस 1,12,200, अब ठीक होगा, अब सही बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ रहा है, এবার কত আসছে, 10,200 আসছে অ্যাডভার্স। एक्चुअल आवर्स 10,200 निकला है ना, इसको नहीं लिख के मैंने गलती से जो स्टैंडर्ड वाला है वो लिख दिया, देखो यहाँ ये तो 10,000 तो स्टैंडर्ड आया था ना, देखो लेबर के वहां देखोगे तो दिख जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 10,000 लिखा हुआ, ये देखो ये देखो, ये लिख दिया है मैंने गलती से, एक्चुअल आवर्स है ना, तो फॉर्मूले में तो 10,200 वाला डेटा लिखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जो प्रैक्टिस हम लोगों को करना था, ये क्वेश्चंस पे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। एक ठीक, अच्छा देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, पहले इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें करना क्या है, ये पीडीएफ बंद करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल, हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल जो है ये बेसिकली टेक्निकल वर्ड है, ये किस चीज को रिलेट करता है, ये रिलेट करता है, गुड आफ्टरनून मोहन, गुड आफ्टरनून मैम। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, देखो कॉस्ट को ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, अगर हम लोग कॉस्ट को अगर हम लोग कॉस्ट को जो है ट्रेसेबल कर सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि जहां मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है और सेमी वेरिएबल होता है, सेमी वेरिएबल या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का अलग अलग बाइफर्केशन होता है बहुत सारे तरीके से, जिसमें से एक ये वाला होता है, ठीक है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, और एक हो जाता है फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट का फीचर्स क्या होता है, इसको ना बोलते हैं कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना, कॉस्ट बाय नेचर, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा प्रोडक्शन में तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और अगर क्वांटिटी कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखो
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग अगर मान लो मास्क, अभी थोड़ी देर पहले दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे थे, अगर हम लोग मास्क प्रोडक्शन करें, अगर 10,000 यूनिट बनाएंगे तो उसमें कपड़ा ज्यादा लगेगा, अगर 15,000 बनाएंगे और ज्यादा लगेगा, अगर 5,000 बनाएंगे तो कम लगेगा। तो इसका मतलब जो मटेरियल का खर्चा है वो हम लोग का क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। जो चीज क्वांटिटी के साथ कम ज्यादा होगा। फिक्स्ड का मतलब जो क्वांटिटी चेंज पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ने से भी जो है, क्वांटिटी कम होने से भी एज इट इज रहेगा, उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि जहां फैक्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर का खर्चा, ये सब चीज कभी भी प्रोडक्शन क्वांटिटी पे नहीं बदलता। अगर किसी का 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सुपरवाइजर को 10,000 रुपए देगा, अगर 5,000 हो रहा है तो 5,000 देगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। रेंट कम ज्यादा कर देगा, ऐसा नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड खर्चा। फिक्स्ड खर्चा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, किस बेसिस पे, आउटपुट बेसिस पे। नो चेंज एज पर आउटपुट बेसिस। आउटपुट बेसिस पे कभी भी चेंज नहीं होगा। क्वांटिटी प्रोडक्शन कम ज्यादा के बेसिस पे कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ना क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें ये देखना है कि अगर हम लोग एक यूनिट भी फिनिश्ड गुड्स ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा। एक्चुअली ये जो मार्जिनल है ना, ये किसको डिनोट करता है, वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल जो है वो कुछ नहीं, यहाँ एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, कि मार्जिनल, लेकिन बात तो वही वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे तुम लोग कभी इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वहां पर देखते थे ना कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था। इकोनॉमिक्स में इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता था कि एक यूनिट भी ज्यादा प्रोडक्शन करने पे हमारा जो खर्चा होता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वही है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मान लो हम लोग 10 यूनिट बनाते थे और हम लोगों का खर्चा आता था 10,000 रुपए, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो 11 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का खर्चा आ गया मान लो 10,500, ठीक है। तो इसका मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का हमारा कितना खर्चा बढ़ गया, 500। 10,000 के लिए अगर 10,000 रुपीज का खर्चा था 10 यूनिट के लिए, तो एक एक यूनिट के लिए कितना था, पर यूनिट के लिए कितना था, 1,000, ठीक है। तो 11 के लिए कितना हो गया, यहाँ पर 11 यूनिट के लिए होना चाहिए 11 इंटू 1,000। अच्छा, तो ये हो जाएगा, ये हम लोग का होना चाहिए था 11,000, ठीक है। अच्छा, ये चेंज कैसे हो जाएगा, 10,000 11 यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा करने के लिए 10,500 हुआ, तो क्या ये 500 करके लेने से ठीक होता है। एग्जाम्पल थोड़ा इधर उधर हो गया, एक सेकंड। 1,000 करके ही हो रहा है, तो ये 1,000 करके होगा तो 11 के लिए कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1,000, ठीक है। तो ये होना चाहिए 11,000, मतलब 1,000 ज्यादा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे 11,000, ठीक है। ये 11,000 हो जाएगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर जाए, मैंने जो डेटा लिया हुआ है, ठीक है। तो 10,000 के 10 यूनिट्स के लिए 10,000, तो 11 यूनिट्स के लिए 11,000, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने में हमारा खर्चा कितना बढ़ गया, 1, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करेंगे ना, तो हमें रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, रेंट का खर्चे में कोई चेंज नहीं होगा। सुपरवाइजर का कोई खर्चा है, इस तरीके का खर्चा जो फिक्स्ड होता है, ये सब में कभी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून। तो देखो, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ पता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है, और प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड ये दोनों किस चीज को डिनोट करता है, वेरिएबल कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेटेरियल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मास्क बनाने के लिए मेटेरियल, तो मेटेरियल का खर्चा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से कम ज्यादा हो रहा है, तो प्राइम कॉस्ट में वो आता है। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट
मेटेरियल, और क्या आता है डायरेक्ट लेबर, जो वो मास्क बना रहे, ठीक है। अगर 10,000 यूनिट मास्क बनाएंगे, मान लो लेबर बोल रहा है एक मास्क बनाने का हम 5 रुपए लेंगे, तो 10,000 बनाएगा तो 10,000 इंटू 5, 5,000 बनाएगा तो 5,000 इंटू 5, ठीक है। तो क्वांटिटी के साथ कम ज्यादा होने से ही वेरिएबल, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिला के होता है ऑलवेज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड का मतलब हो गया वेरिएबल अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्योंकि सब वेरिएबल नेचर का है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वेरिएबल चीजों को बताता है, तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल टू हो जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट में देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बताओ क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एक प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पर मान लो 10,000 यूनिट है, इतना बनाना है, और अगर 10,001 यूनिट बना रहे, एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्ट मटेरियल है मान लो एट द रेट ऑफ 10 करके, तो 10,000 यूनिट बनाने का कितना खर्चा लगेगा? 1 लाख, ठीक है। 1 और लाख हाँ, और इसका कितना बनेगा? इतना 1 लाख 10, हाँ 10,000 डायरेक्ट एम्प्लॉय मतलब लेबर, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉय को मान लो देते हैं एट द रेट ऑफ हम लोग 8 करके, तो 10,000 यूनिट बनाने का 80,000, और 10,001 यूनिट बनाने का 8008, ऐसे आ जाएगा, है ना। एक यूनिट का 8 रुपए लगेगा, 80,008। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड मान लो एट द रेट ऑफ 2 करके है, तो 10,000 बनाने का 20, और 10,001 यूनिट बनाने का कितना? 20,002 रुपीज, क्योंकि 20,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एक यूनिट का 2, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी उतना ही आएगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा, या फिर अगर देखोगे तो 10,000 का 20,000 रुपए प्लस एक यूनिट का 2 रुपए, यानी इतना हो गया। अब फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है 1,50,000। अब 10,001 यूनिट बनाने में कितना होगा? 1,50,000 हाँ, इतना ही रहेगा, यही हमें समझना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मार्जिनल, ठीक है। लेकिन ये मेरा क्या हो गया? फिक्स्ड, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तभी तो वैरी कर रहा है क्वांटिटी के साथ। लेकिन देखो ये वैरी नहीं किया, ये पहले भी 1,50,000 था, अभी भी है, और अगर ज्यादा कम भी करोगे तो ये 1,50,000 ही रहेगा। ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। इस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम, तो यही हमें सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट जो अप्रोच है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट को मानते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, सॉरी पीरियड कॉस्ट, इसको मानते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। पीरियड कॉस्ट, क्योंकि देखो ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया ना, रेंट, रेंट कैसे दिया जाता है? पीरियोडिकली, जैसे हर मंथ के स्टार्टिंग में, जैसा जिसका एग्रीमेंट होता है। सैलरी देते हो सुपरवाइजर को, अकाउंटेंट को, वो भी पीरियोडिकली होता है, मंथली देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पीरियड कॉस्ट होता है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को डायरेक्टली, ये देखो ना, एक यूनिट ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा चेंज हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच जो है, वो एक ऐसा अप्रोच है जहां पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ऑलवेज पीरियड कॉस्ट मानेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को ऑलवेज प्रोडक्ट कॉस्ट मानेंगे। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है? प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकालना है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि एक भी यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया तो हम लोग का खर्चा कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा यही ट्रीट करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट ही मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है, और उसके बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ ये मार्जिनल कॉस्ट में किस चीज में हेल्प करता है? बेसिकली ये हमें जो है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बनाना चाहिए अगर हम लोग मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मान लो हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है खराब है, ठीक है, मतलब खराब अच्छा इन द सेंस, गुड आफ्टरनून स्वागत। Good afternoon, ma'am.
खराब अच्छा इन द सेंस, मान लो कौन सा प्रोडक्ट बेच के मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मान लो हम ABC 3 तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर मेरा C प्रोडक्ट मुझे लॉस दे रहा है तो मुझे वो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग में मुझे कौन हेल्प करेगा? मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट, क्योंकि देखो C बनाओ या नहीं बनाओ फिक्स्ड खर्चा तो रहेगा ही। हम एक ही फैक्ट्री के अंदर ABC 3 बना रहे हैं तो मेरा तो फैक्ट्री रेंट वही रहेगा, तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करके क्या फायदा? मुझे अगर कुछ कंसीडर करना चाहिए तो मुझे तो वेरिएबल खर्चा करना चाहिए कि ये सब के पीछे मेरा वेरिएबल खर्चा कितना जा रहा है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये हमें ये बताता है कौन सा जैसे मान लो ABC बनाने से बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ABD बनाएंगे तो शायद बेनिफिट है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन हम लोग चालू रखें, कौन सा प्रोडक्शन हम लोग बंद रखें, ये सब में हमें हेल्प कौन करता है? मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जहां पर ऐसा नहीं कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर ही कर देंगे, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट को सेपरेटली ट्रीट करेंगे बाद में, लेकिन मेन फोकस हम लोग का किस चीज में रहेगा? मेन फोकस हम लोग का रहेगा वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर गुड आफ्टरनून। अच्छा अब मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, देखो मार्जिनल, ये थोड़ा सा लिखवा देते हैं जो अभी बोला, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो ताकि हमारे पास पॉइंट अवेलेबल रहे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट मींस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट। और इसके नीचे ही लिख दो मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके साथ साथ ही मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इसमें लिखो इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक of calculating and controlling the variable cost by using various methods, ठीक है। हम लोग अलग अलग मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे करके हम लोग जो है वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो known as कंट्रीब्यूटरी, ठीक है, कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन का बात आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। और वेरिएबल कॉस्टिंग और एक नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग और कंपैरेटिव कॉस्टिंग, एक ही बात है। कंपैरेटिव कॉस्टिंग क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव कॉस्टिंग, ठीक है। तो इतना सारा नाम हो गया। अच्छा तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, इसमें हम लोग पहले जो तुम लोग कॉस्ट शीट सीखे हो कभी भी, तो कॉस्ट शीट में कैसे करते हो? प्राइम कॉस्ट, ठीक है, उसमें फिर क्या ऐड करते हो? फैक्ट्री का ओवरहेड, ये सब जो ऐड करते हो ये फंक्शनल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दोगे, अगर तुम लोग को कॉस्ट शीट थोड़ा सा भी याद है, ठीक है, कॉस्ट शीट अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद है, जस्ट हम लिख रहे हैं, पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखते हो, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कहीं पर भी ना हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग नहीं करते। अब तुम लोग बोलोगे ये तो वेरिएबल है, हाँ ठीक है वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जब लगाते हो फैक्ट्री ओवरहेड, क्या यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लगाते हो? इसके बाद लगा देते हो इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, यहाँ भी हम लोग सेपरेट नहीं करते। इसके बाद जो खर्चा आता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, इसको भी हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल में नहीं निकालते हैं। फिर ये टोटल कॉस्ट आता है, फिर यहाँ प्रॉफिट लगा देते हैं और हमें मिल जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो अप्रोच है इसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ये जो मेथड तुम लोग फॉलो करते हो इसका नाम है, एब्जॉर्प्शन टेक्निक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ये टेक्निक ना मार्जिनल कॉस्टिंग से अलग है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया
कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं, लेकिन देखो यहाँ तो वेरिएबल है लेकिन इसके बाद फिक्स्ड वेरिएबल का कोई भी बाइफर्केशन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना है तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है कॉस्ट शीट। देखो मतलब यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो होता है वो ऐसे होगा, सेल्स, फिर यहां से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पहले सब वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, फिर जो आ गया इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। हम समझाएंगे कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सिस्टम है वो इस तरीके से चलता है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट जितना सारा है वो सब अलग हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, अभी मैंने लिख के दिखाया था, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड, वो लेस करने से आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। अच्छा, अब ये आता है, तो ये मैंने डिफरेंस बताया कि यहाँ जो मेथड और यहाँ जो मेथड फॉलो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने जो है स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट के जैसे बना दिया, स्टार्टिंग में सेल्स को रख दिया है, ठीक है, इस तरीके से ये निकलता है। और ये कॉस्ट शीट में जो है वो तो लास्ट में जाके सेल प्राइस निकलता है, एक ही बात है, उल्टा लिखोगे तो उल्टा, ऐसे सेल प्राइस प्रॉफिट ऐसे करके भी देख सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें सीखना है सीवीपी एनालिसिस, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस का मतलब होता है कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, देखो अगर हमें प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में तो सिर्फ कॉस्ट और सेल प्राइस बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है 10 रुपए, हम इसको सेल कर रहे हैं 15 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज, ऐसा बोलेंगे तो नहीं चलेगा। देखो प्रॉफिट सिर्फ इस डिफरेंस से नहीं कमा सकते, हमें वॉल्यूम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग को वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जितना ज्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे उतना हम लोग प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। जैसे कि देखो हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 10 रुपए का चीज खरीद के 15 रुपए में बेचेंगे तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो पूरा पूरी सच नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि कोई पेन का बिजनेस करता है, ठीक है, अब मान लो 1000 पेन खरीद लिया है किसी से 10 रुपए करके, तो कितने रुपए का पेन खरीदा, 10,000, ठीक है। अब उस पेन को मान लो सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया 1000 पेन को @12 करके, तो कितना हो गया, 12,000। तुम लोग सोच रहे 2000 का क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ये पहले दिन हुआ, मान लो ये डे 1 हुआ। ऐसे करके मान लो किसी दिन उसका 2000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, कम बेसी करके किसी दिन मान लो 1500 का प्रॉफिट होता है, किसी दिन मान लो जो है 1300 का प्रॉफिट होता है। ऐसे करते करते मंथ के एंड में, मंथ के एंड में ये जो हम लोग प्रॉफिट सोच रहे हैं, मान लो इसका वैल्यू हम लोग का, अब उसको क्या करना पड़ेगा, जिससे पेन खरीद रहा है क्या उसको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, सोचो, जिससे वो पेन खरीद के ला रहा है उसको भी तो उसे पैसा देना पड़ेगा। मतलब पेन खरीद के जिससे लाया उसको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं। मान लो पहले सुबह उधार लेके आ गया, बोला कि बेच के पैसा दे देंगे, ठीक है, तो बेच के पैसा देगा। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें से मान लो वो क्या करता है, जिससे पेन खरीदता है उसको पैसा दे देता है रोजाना, ठीक है, रोज वो पैसा दे देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस तरीके से मान लो मंथ एंड में उसका टोटल ये प्रॉफिट अमाउंट हो गया सपोज 72,000, ठीक है। अब इसमें से वो अपना एक मान लो असिस्टेंट रखता है, उसको सैलरी देता है मान लो 12,000, ठीक है। अब वो जहां पर बिजनेस कर रहा है उस रूम का रेंट है मान लो 20,000, ठीक है, या और कुछ खर्चा है जो कि फिक्स नेचर का है वो है मान लो 10,000। तो उसके पास प्रॉफिट कितना बचा, हमें जो लग रहा था कि ये सब प्रॉफिट ऐड करके 72,000 आ गया, नहीं, हम लोग का प्रॉफिट फिर कितना बचा, 12 और 20 मतलब 32 और 10 कितना हो गया 42, मतलब 30,000 बचा। तो ये हम लोगों ने क्या लेस किया, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो हर बिजनेसमैन को क्या करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद हमारे पास इतना पैसा बचना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पे करना बड़ा बात नहीं है, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी तो पे हो जाए, इतना हमें क्वांटिटी में सेल करना पड़ेगा। इसीलिए सीवीपी एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को भी बढ़ाना है, ठीक है। वॉल्यूम को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कैसा होता है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन ऐसे होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। हमें पता है सेल्स से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों का ही बात आएगा, इक्वल क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब सेल्स से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पे कर देंगे इधर, और इधर कर देते हैं प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स से अगर वेरिएबल कॉस्ट पे हो जाएगा तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने नाम लिखा था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर इधर कंट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो फिर लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। लॉस मतलब प्रॉफिट का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। कंट्रीब्यूशन ये क्या है, कंट्रीब्यूशन इट इज द अमाउंट, it is the amount which shows whether we are able to cover our fixed expense or not। ये कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें वो अमाउंट बताता है कि जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेता है तो ही हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस है, अदरवाइज प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम एग्जाम्पल लिखते, तुम लोग चाहो तो लिखो, नहीं तो ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखने से होगा, जस्ट हम समझा रहे हैं। देखो जैन में मान लो हम लोग का सेल्स था 10,000, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट था 4,000, ठीक है। मतलब बिजनेस करने का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 6,000, ठीक है। इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं वो समझो। अब फिक्स्ड कॉस्ट है मान लो मेरा 4,000, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते 6,000 को, ठीक है। फिर मान लो फेब में मेरा सेल हुआ 10,000, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मान लो फेब में मेरा सेल हुआ 10,000, वेरिएबल कॉस्ट मान लो है 5,000, ठीक है, थोड़ा चेंज किया, अब ये हो गया 5,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने रखा कितना 4,000, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आ गया 1,000, ठीक है। अब मान लो मार्च में सेल्स वही है 10,000, ठीक है। अब मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 7,000 कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 3,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वही 4,000 ही मैंने रखा, मैंने अलग अलग एग्जांपल दिया। तो आप बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, कितने का 1,000, क्योंकि हम अपना वेरिएबल खर्चा तो पे करते रहे। वेरिएबल खर्चा मतलब जैसे मेरे बिजनेस में अगर देखो तो वेरिएबल क्या है, पानी का खर्चा, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करके होगा। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का अगर बहुत ज्यादा हो तो मुझे वहां भी फैन चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, तो वो मेरा वेरिएबल खर्चा हो गया, ठीक है। अब फिक्स्ड खर्चा क्या है, जैसे ये रूम का रेंट, ठीक है, अब एक जन बैठेगा तो भी मेरा रूम का रेंट वही है, अगर 5 जन बैठेगा तो भी मेरा रूम का रेंट वही है, ठीक है। तो अब मान लो सेल हुआ मेरा 10,000, मेरा वेरिएबल खर्चा था 7,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 3,000। अब ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम फिक्स्ड खर्चा नहीं रिकवर कर पा रहे तो मेरे बिजनेस में क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ मान लो अप्रैल में ऐसा हुआ 10,000 का सेल था, 6,000 का वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, तो 4,000 का हो गया कंट्रीब्यूशन और 4,000 का ही फिक्स्ड कॉस्ट था, तो ये क्या हो गया जीरो। इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। ये पढ़े हो तुम लोग इकोनॉमिक्स में,
इसको हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ये जस्ट डेटा था ये समझाने के लिए कि क्या क्या सिचुएशन बिजनेस में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद बच रहा है, वही होना चाहिए, तभी बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं बच रहा है मतलब जीरो सिचुएशन है, तो वो हो गया मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और अगर मेरा कम बच रहा है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम पे नहीं कर पा रहे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर तो वो लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। तो मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि हम और क्वांटिटी बढ़ाए अपने बिजनेस में सेल का, ताकि मुझे क्या मिले, क्योंकि सेल बढ़ेगा तभी ना मेरा वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास इतना अमाउंट बचेगा कंट्रीब्यूशन का, जिससे हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर पाए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मूला यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले देखो हमें क्या याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी करेंगे इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब तो देखो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये समझाने के लिए लिख दिया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सेल, कितना हम लोग बेचेंगे। ठीक है, और रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, रेशियो का मतलब होता है ये सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट है, रिलेशन बिटवीन सेम टू फैक्टर्स। ठीक है, रेशियो कैसे होता है, ऐसे रेशियो होता है जैसे मान लो x बाई वाई को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x:y, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो तभी बनेगा अगर x भी मान लो किलो था, ये भी किलो था। अगर 1 किलो है 1 ग्राम है तो रेशियो नहीं बनेगा, सेम यूनिट पे रेशियो बनता है। ठीक है, अगर दो चीज सेम यूनिट पे है तो हम लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो हमें किस चीज का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसे स्लैश दे के लिखते हैं इसे, पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये एक होता है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन का लेकिन मैंने पहले ही बताया, कंट्रीब्यूशन का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये तो देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल से बताया कि बेचने के बाद वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास जो बचेगा वही कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये भी लॉजिक है, देखो क्या कैसे लॉजिक है, कंट्रीब्यूशन मतलब तो वो वैल्यू जिस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर सकते हैं। मतलब रिवर्सली अगर चेक करोगे कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 4000 था, मेरा प्रॉफिट 2000 था, तो 6000 मेरा फिर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, तभी तो हम वो पे कर पा रहे थे। तो ऑपोजिटली ये भी बोल सकते हैं, और सेल्स हमें क्वेश्चन में देगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अच्छा, ये पीवी रेशियो हमें क्या फाइंड आउट करके देता है कि अगर सेल्स क्वांटिटी चेंज हुआ तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना चेंज होगा या प्रॉफिट कितना चेंज होगा, ये हमें फाइंड आउट करके देता है। और ये नॉर्मली हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये ऐसे लिख लो, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में, क्योंकि देखो इनटू 100 किया हुआ है, जब किसी चीज में इनटू 100 होता है तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज में हम लोग बताते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी लिखो, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, हायर द पीवी रेशियो, हायर द पीवी रेशियो इट इज बेटर as it reflects higher contribution
इट रिफ्लेक्ट्स हायर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही तो बिजनेस के लिए अच्छा। तो हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाल रहे हैं या रेशियो। अगर इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में आएगा, नहीं करेंगे तो रेशियो में आएगा। तो कंट्रीब्यूशन तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अभी हम लोगों ने देखा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तब ना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद कुछ बचेगा। तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मतलब इस रेशियो का वैल्यू भी क्या होना, ज्यादा होना। तो इसका मतलब पीवी रेशियो कोई भी बिजनेस में जितना हायर पे होगा उतना अच्छा, लो पे होना अच्छा नहीं। लो होने का मतलब मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कम है। अब कंट्रीब्यूशन कम है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट में भी पे हो, में भी ना हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब और एक इसमें फॉर्मूला हो जाता है। चलो पीवी रेशियो का मैंने एक तो बताया, चेंज इन प्रॉफिट, और एक होगा। ठीक है, तो तुम लोग नीचे लिख लो, मेरा यहाँ जगह है, तुम लिख रहे, तुम लोग का जगह नहीं तो इसके नीचे भी लिख सकते हो। एक हो जाएगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन तो मैंने बताया कैसे करके होगा। अच्छा अब देखो हम लोग एक चीज सीखते हैं यहाँ पर कि कैसे करके ये फॉर्मूला वर्क करेगा। देखो तो देखो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है मान लो 20,000, मतलब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, और ये है 24,000। ठीक है, अच्छा अब सेल्स एट द रेट ऑफ 80 पर यूनिट करके है, तो 20,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 160 80 इंटू 20, मतलब हो गया 20,000 इंटू 80, काफी बड़ा डेटा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, 16 लाख, और 80 इंटू 24,000, ये हो गया हम लोग का 19,20,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट करके अगर है तो 20,000 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 12 लाख, और 60 इंटू 24,000, तो ये हम लोग का हो जाएगा 14,40,000। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेट कर करके लिख रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। एक बार निकालो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन। ये मैंने लाइन लगा दिया, ये वॉल्यूम था ना, इस वजह से वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर करके तो हम लोगों ने ये निकाला। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 16 लाख में से 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 4 लाख। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 19,20,000 माइनस कर देते हैं, 19,20,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,80,000। ये पॉजिटिव ही आ रहा है, मैंने वो आगे पीछे माइनस किया है इस वजह से। अच्छा अब मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग का 3 लाख। ठीक है, तो पहले वाले केस में कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट दोनों में आ रहा है। पहले वाले केस में प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, दूसरे वाले केस में प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000। ठीक है, 1 लाख और 1,80,000। अच्छा अब अगर हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे, देखो पीवी रेशियो जो फॉर्मूला सीखा ना उसको मैं अप्लाई करके यहाँ दिखा रहे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, पीवी रेशियो का मतलब होता है, देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इस तरीके से होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा तो कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले वाले केस में कंट्रीब्यूशन है 4 लाख, और सेल्स कितना है 16 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 4/16, क्योंकि लाख है तो 550 कैंसिल आउट कर देते, इंटू 100, कितना हो गया 25%। ये पहले वाले केस में, मतलब ये केस 1, वॉल्यूम अगर 20,000। दूसरे केस में भी देखो कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन 4,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना है 19,20,000 इंटू 100, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000 इंटू 100, ये भी कितना आ गया 25%। ठीक है, क्यों आ रहा है बोलो तो दोनों में ही 25%, क्योंकि दोनों तो वेरिएबल कॉस्ट पे है, ये पूरा फॉर्मूला तो वेरिएबल कॉस्ट पे है। ठीक है, मैंने तो इसका भी 80 रखा, इसका भी 60, सिर्फ मैंने क्वांटिटी चेंज किया। देखो सेल का पर यूनिट 80 रखा, इसमें भी 80 इसमें भी 80। तो बेसिकली अगर दोनों का निकालना हो, अगर हम लोग ऐसा नहीं करके ऐसे करें तो भी हमारा आंसर आएगा, क्या बोलो तो
ये देखो पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है 20 करके, देखो 80 माइनस 60 करने से कितना आएगा 20। तो अगर हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो भी हम लोग का 25% ही आएगा, अगर हम लोग इंडिविजुअल नहीं भी निकालते हैं, ठीक है। अगर मेरा सेम रेट पे है, तो अगर इसका रेट अलग होता सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का, तब तो नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये चेंज वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, इसमें भी 25% आएगा। उसका लॉजिक है, देखो चेंज यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का चेंज देखो 4 लाख से 4 लाख 80 कितना हुआ 80,000, ठीक है। अच्छा, और चेंज इन सेल कितना हुआ 16 लाख से 19 लाख 20, मतलब कितना हो जाएगा 3 लाख 20, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट, अब पीवी रेशियो निकालो कैसे आएगा, चेंज इन प्रॉफिट कितना आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, चेंज इन कंट्रीब्यूशन का भी था, तो 80,000 लिखो डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100, तो इसमें भी कितना आएगा 25%, चेक करके देखो, 4 जीरो कैंसिल आउट, 8 4 32, 4 से डिवाइड करने से 25%। ये मैंने क्या लिखा, चेंज इन सेल्स और चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और चेंज इन प्रॉफिट भी निकालो 1 लाख से 80,000, 1,80,000 कितना हुआ 80,000। फिर से अगर पीवी रेशियो का वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 80,000, चेंज इन सेल कितना है 3,20,000 इंटू 100, तो कितना आ गया 25%, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन करने से भी हमारा सेम रेट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ये सेम है, ये सेम है, जैसे कि ये 80 पे ही दोनों बनाया है, 60 पे ही दोनों बनाए हैं और 20 पे ही हम लोगों ने दोनों को बनाया है, तब जाके ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये लिख लो। यहाँ पर बोल रहा है एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000। अच्छा, ये ब्रेक इवन सेल्स कैश ब्रेक इवन दिया है, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ब्रेक इवन दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग का देखते है, तो करेंगे तो हाँ, ये करके देखो। बोल रहे पीवी रेशियो इज 60%, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20। मार्जिनल कॉस्ट मतलब बोलो, स्टार्टिंग से हम लोगों ने सीखा, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो पीवी रेशियो 60%, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट 20, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, सेम सिंपल ऐसे पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पीवी रेशियो क्वेश्चन में बोल दिया है, पीवी रेशियो बोला है 60%, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट बोला है ₹20 और हम लोग को पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेलिंग प्राइस पूछा है, पीवी रेशियो दे दिया, पीवी रेशियो का मतलब भी मैंने बताया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20, मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है, मुझे कंट्रीब्यूशन पता है, कैसे करके हम लोग निकालेंगे, पीवी रेशियो क्या बताता है, पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो इधर अगर हम लोग 60% लिख रहे हैं तो इधर कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन और सेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटू 100 हम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, या तो इधर 60% लिखो या तो इधर इंटू 100 लिखो, मतलब इसको अगर 60/100 लिखेंगे, यही 100 तो उधर जाता है ना, तो कोई भी एक ही तरीके से लिखना अलाउड होता है, या तो इधर 100 लिखो या फिर इधर परसेंटेज लिखो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर 60/100 को ऐसे लिख सकते हैं, 60/100 को यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करो, कितना हो गया, ये हो गया, तो 3s ये सेलिंग है और 5 इंटू कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो 3s और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 3s इक्वल टू 5s माइनस 5 वेरिएबल कॉस्ट, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, -2s इक्वल टू -5 वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 5 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय -2 आ गया, यहाँ पर पुट कर देते हैं। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट तो पता है 20, लिखा नहीं मैंने। अच्छा ये तो पता है ना हम लोग को कितना है, ये तो 20 पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं था तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख हो जाएगा, यहाँ लिख लो 5 इंटू 20, तो ये हो गया कितना 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू पता चल गया 50, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, इसमें पुट करो 50 माइनस 20। वैसे सेल्स वैल्यू पूछा था, निकल तो गया, कंट्रीब्यूशन का क्या जरूरत है, सेलिंग प्राइस तो पूछा ही था कितना होगा, यही तो पूछा था, कितना आ गया 50, और नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, इससे जरूरत नहीं, इसी से निकल गया, ठीक है, इससे निकल गया। और एक तरीके से हो सकता है, देखो अगर मेरा पीवी रेशियो 60% है, अब पीवी रेशियो में क्या क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स और क्या आता है बोलो, कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स आता है और वेरिएबल कॉस्ट आता है, ठीक है। जैसे पीवी रेशियो बोल रहे हैं 60%, 60% का मतलब क्या, 60/100, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो मुझे बोलो सेल्स के नीचे कितना लिखे 100, कंट्रीब्यूशन के नीचे कितना लिखे 60, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्या इन दोनों डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है। वेरिएबल कॉस्ट देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस सेल करने से आएगा, आएगा कि नहीं। अगर हम लोग इधर से इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, देखो हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स अवेलेबल है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर 100 माइनस 60 करने से मुझे कितना मिलेगा 40 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, ये परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब ये 40, अब ये तो सब परसेंटेज में है ना, सेल कितना है 100%, कंट्रीब्यूशन कितना है 60%, तो ये कितना हो गया 40%, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस 40 इक्विवेलेंट टू दिस 40 इक्विवेलेंट टू 20, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है सेल्स, मतलब फिर 100 इक्वल टू कितना होगा 20/40 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वही 50 आ गया। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, तो दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, किसी भी एक तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बनेगा जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूले का यूज करके किया, या फिर ऐसे भी बन जाएगा जैसे हम लोगों ने यहाँ कंपेयर करके, ये कंपैरिजन हो गया, यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। अच्छा अब देखिए और कोई क्वेश्चन है जो कि हमारे पीवी रेशियो को रिलेट करता है। तो ये सब काफी सारा वेरिएबल, सिर्फ पीवी रेशियो पे और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मिक्स्ड अप है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया पीवी रेशियो, चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, या फिर सीवीपी बोलते हैं, सीवीपी का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है।
तो इसी के अंडर ही सब पढ़ रहे। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किन सब चीजों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना है, किसके साथ, प्रॉफिट के साथ और कॉस्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेक इवन में पहुंच सकते हैं। और कॉस्ट का दो पोर्शन हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या पता कर पाएंगे, एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी वी want to know the impact of cost, volume एंड प्रॉफिट। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया जिसको मैंने हटा दिया कि हमारा सेल कभी 10,000 हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कभी 12,000 हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमें देखना है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी वी वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, वही होता है सीवीपी एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग का ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कब एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये कब एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट का मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। और इवन का मतलब होता है पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इवन पॉइंट, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये कब कब एग्जिस्ट कर सकता है वो पहले समझाते हैं, फिर फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो 3 कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, पहला कंडीशन, सेल्स इक्वल अगर टोटल कॉस्ट हो गया तब होगा। कैसे, देखो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला ये वाला, ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखो, सेल से अगर टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। अब सेल्स जो है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, और अगर मेरा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0 आएगा, मान लो प्रॉफिट मेरा 0 आया, तभी ना मेरा क्या होगा, सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो वही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तभी तो मैंने प्रॉफिट को क्या लिख दिया, 0। अगर यहाँ लॉस भी होता तो भी मेरा क्या होता, 0, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पर मेरा कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ बिजनेस में, कोई लॉस भी नहीं हुआ, तो 0। तो प्रॉफिट अगर 0 हो गया तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट भी मेरा 0 हो गया। तो अगर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट 0 है तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो अगर कभी भी सेल्स इक्वल टोटल कॉस्ट हो जाता है तो ब्रेक इवन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड होता है कंट्रीब्यूशन, अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो भी ब्रेक इवन सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी हम लोग इस फॉर्मूले से प्रूव करके देख सकते हैं। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मेरा क्या होगा, क्योंकि हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं, 0, तो 0 प्लस क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो बन गया कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट, तब भी तो 0 होगा। मैंने जो भी तुम लोग को एग्जांपल दिखाया था, जैसे मेरा 10,000 का सेल्स है और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है 6,000, मेरे पास सॉरी वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया सेल्स, तो ये मेरा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अब अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 है
तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होने से तब ना पॉसिबल है। सेल्स और टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 6000 प्लस 4000 कितना हो गया 10000। तो सेल्स और टोटल कॉस्ट अगर बराबर है तब ना होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो वही चीज जो है हमें यहाँ पर याद रखना है, याद मतलब हो जाएगा क्योंकि ये समझ के ही तो याद रखना है। और मेन जो पॉइंट है, ऑलवेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ही बाकी इक्वेशन प्रूव होगा, और ये जीरो होगा तो ही ब्रेक इवन होना पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख के दिखा देते हैं। इसमें काफी सारा फॉर्मूला होता है अलग अलग। देख, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, वो ब्रेक इवन है, वो याद रहेगा इसलिए मैंने लिख दिया। अगर क्वेश्चन में बोला ब्रेक इवन पॉइंट तो बेसिकली यूनिट का बात कर रहा है। तो मतलब कितना क्वांटिटी में सेल करने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे कि मान लो कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, कोई भी, मैंने इतना सारा एग्जांपल लिया है वहीं से बताते हैं। देखो मान लो कंट्रीब्यूशन है मेरा, ये देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 20 रुपीज करके। ठीक है, यहाँ मेरा वैसे ब्रेक इवन नहीं आया, तो मान लो ये फिक्स्ड कॉस्ट अगर 4 लाख हो जाता तो ये ब्रेक इवन हो जाता। इधर वाला पोर्शन हम बोल रहे हैं ये अगर 3 लाख के जगह हम लोग इसको 4 लाख लिख दे तो ये मेरा जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब 20, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 4 लाख डिवाइडेड बाई अगर 20 करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो बोल रहे हैं ब्रेक इवन आएगा। तो देखते हैं कितना आता है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 करने से कितना आ गया 20,000। क्या हम लोग 20,000 यूनिट ही बेच रहे थे, हाँ ठीक है। तो अगर 20,000 यूनिट बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन आएगा। अब इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, फॉर्मूला ये बोल रहा है कि अगर एक यूनिट पे हम लोग 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन रिकवर कर पाते हैं तो हम लोगों का ब्रेक इवन होने का चांसेस है। मतलब 20 रुपीज रिकवर करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा एक यूनिट, तो 1 रुपए रिकवर करना है तो कितना बेचना पड़ेगा 1/20। तो 4 लाख का अगर मुझे रिकवरी चाहिए, क्योंकि मुझे ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितना रिकवरी चाहिए 4 लाख, तो 4 लाख का रिकवरी चाहिए तो मुझे कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला बनाए कि मुझे रिकवर करना है 4 लाख, और एक 20 रुपीज एक यूनिट पे रिकवर हो सकता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 4 लाख रिकवर करने के लिए मुझे कितना जो है क्या करना पड़ेगा, कितना सारा यूनिट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से फॉर्मूला वैसे बनाया गया है। ठीक है, इस वजह से फॉर्मूला वो बनाया गया है, मतलब हम ये फॉर्मूले का जो रूल्स है वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसे लिखा गया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही ऐसा चीज है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करता है। ठीक है, इसी वजह से। दूसरा फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीज में। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का और एक फॉर्मूला होता है, इसको और एक चीज भी बोला जाता है ब्रेक इवन सेल्स भी बोला जाता है, अगर हम लोग रुपीज में निकाल रहे हैं। तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे यहाँ लिखा था ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। अच्छा, अब ये वाला समझाते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जैसे देखो ये मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें हम लोग का यहाँ पर 20,000 आया था। अब 20,000 यूनिट हम लोग कितना करके बेच रहे थे, देखो 20,000 यूनिट हम लोग बेच रहे थे, यहाँ एग्जाम्पल में जाओ कितना करके बेच रहे थे 80 करके। ठीक है, तो 20,000 इंटू 80 कर लो, कितना आ जाएगा 1,60,000, ये एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोग चले। ठीक है,
16 लाख आएगा 20,000। तो ये 16 लाख ही तो हो गया, मतलब अगर हम 16 लाख का सेल करेंगे तब जाके मेरा ब्रेक इवन होगा। 20,000 इंटू 80 16 लाख होता है। तो अगर ब्रेक इवन वैल्यू मतलब क्या, कितना सेल करने से ब्रेक इवन होगा, तो 16 लाख। ठीक है, मैंने वहां पर जो एग्जांपल दिया था, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन में अवेलेबल है, बाई चांस ये अगर मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके। ठीक है, ये कैसे निकल जाएगा, ये देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 होता है। अगर हम एक बार 100 नहीं देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड इनटू सेल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो देखो ये फिर से वही नीचे आ गया ना, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन जो वैल्यू है या फिर सेल्स है, वो हम लोग को इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, सोचो, पीवी रेशियो का मतलब तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, और ये था पर यूनिट, तो ये निकालने से यूनिट में आंसर आएगा। और जब हम लोग कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो रुपीज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस है। और एक फॉर्मूला होता है बीपी परसेंटेज वाला फॉर्मूला। तो किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट बीपी है, बीपी इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ये भी हो जाएगा इन क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, बस इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इतना लिखवा है तो एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बस। अच्छा देखो क्या बोला, ये वाला, एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50 पर यूनिट। तो ये लोग कितना यूनिट बेचता है, इतना यूनिट बेच रहा है, कितना करके, इतना करके। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 17.50 पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 14 एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ 3.50। मतलब ये 17.50 कैसे आया, बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग का 14 और सेलिंग का 3.5 मिला के कितना आ जाएगा, 17.50। ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ये हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट बताया है, इनकट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल एक ही जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है, और वो है 35 लाख, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख। इसमें डेप्रिसिएशन 15 लाख इंक्लूडेड, वो हम बाद में बताएंगे क्या होता है। देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन। कैश ब्रेक इवन मैंने नहीं सीखा है, सिर्फ ब्रेक इवन सेल्स बताएंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन, कितना बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, ये देखो, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, हम लोग को ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, तो अगर हम लोग इन यूनिट में निकालेंगे, यूनिट और रुपीस दोनों में निकालेंगे, जब हमें क्वेश्चन में क्लियरली कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखो दिया हुआ है 35 लाख। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट ये भूल जाओ, ये हम लोग बाद में करेंगे, ये कैश फिक्स्ड कॉस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 35 लाख टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितना है, सेल्स है 37.50, ये देखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 17.50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 37.5 माइनस 17.5, तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा शायद। ठीक है, और 35 लाख, तो 35 लाख डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, ₹20 पर यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 17,500 यूनिट। ये मेरा आ गया ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में। अगर इसी ब्रेक इवन सेल्स को मुझे रुपीस में निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब 17,500 यूनिट बेच के मुझे जो पैसा मिलेगा वही मेरा ब्रेक इवन सेल्स हुआ। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स जब बोलेगा क्वेश्चन में, हमें ये नहीं बोला है कि क्वांटिटी में निकालोगे रुपीस, तो हम लोग दोनों निकालेंगे। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलेगा तो दोनों निकालेंगे, रुपीस में भी निकालेंगे, यूनिट में भी निकालेंगे। तो 17,500 यूनिट बेच के जो पैसा मिल रहा है, उसी सेल एक्टिविटी लेवल पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो कितना करके बिकता है, 37.50, यही तो सेल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 17,500 इंटू 37.5, तो ये आंसर आ गया 6 लाख। यहाँ पर 65 लाख होगा, मैंने गलत लिखा है शायद, 17,500 इंटू 37.5।
अच्छा ये जीरो कम ज्यादा लिखा है क्या मैंने? 35 लाख है। 35 लाख है। अच्छा 35, एक जीरो कम लिखा है। 35 लाख डिवाइडेड बाई 20, 1,75,000, ये और एक जीरो, ठीक है, ये मेरा एक जीरो कम हो गया, इंटू 37.5, तो ये आ गया 65,62,500, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या पीवी रेशियो से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये देखो पीवी रेशियो से क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब 35 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कितना आया 20, यहां से देख के लिख सकते हैं, सेल कितना आया 37.50 इंटू 100। अब चेक करके देखो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 37.5 इंटू 100, ठीक है, तो ये कुछ इतना आ रहा है 53.33333 ऐसे आ रहा है। तो ये देखो 35 लाख मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई 53.3333%। अब ये कैलकुलेटर में कैसे निकालने से आंसर आएगा, तुम लोग को पहले लिखना है 35 लाख, ये देखो ऐसे करके 35 लाख लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 53.33, जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाना है, रुकना नहीं है, फिर परसेंटेज लगाना है, क्योंकि वो परसेंटेज है, फिर इक्वल दबाओगे तो फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा, और अगर 2 या 3 डिजिट लोगे तो ये पूरा आंसर नहीं आएगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये देखो 65,62,500 दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है, कि इतना पीवी रेशियो परसेंटेज है, तो उससे भी जो आंसर आएगा ये दोनों रुपीज में आया और ये यूनिट में आया, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला इस तरीके से याद हो जाएगा समझ के कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, 20 रुपीज का। तो फिर 35 लाख का मुझे तो एक्चुअली मुझे कंट्रीब्यूशन क्यों कैलकुलेट करना है, मुझे ये देखना है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवर करने का जो स्टैंडर्ड निकला है वो एक ये निकला है कि कंट्रीब्यूशन मेरे पास एक यूनिट बेच के 20 रुपए का होता है। अगर मुझे 35 लाख, क्योंकि मुझे अगर 35 लाख कंट्रीब्यूशन मिलेगा तब ना हम 35 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करेंगे। तो एक यूनिट में 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 35 लाख में कितना कंट्रीब्यूशन, तो 35 लाख मतलब 17,500 यूनिट का कंट्रीब्यूशन ये मुझे मिल जाए तो हम 35 लाख रिकवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये बेच के कितना पैसा मिलता है, ये बेच के इतना पैसा मिलता है, यही मेरा ब्रेक इवन सेल्स है। और ये ब्रेक इवन सेल्स को हम लोग ये दूसरे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और रहा ये जो डेप्रिसिएशन और ये जो ब्रेक इवन सेल्स जो है कैश, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैश ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।